अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से प्रोग्राम में भारतीय दवाओं के हवाले से, जिनसे आप जानते हैं कि बच्चों की हलाकतों का सिलसिला मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जारी है। पहले हमने आपको बताया था कि गैम्बिया में सैकड़ों बच्चे हलाक हुए थे और अब उज़्बेकिस्तान से खबर आ रही है कि वहाँ भी भारतीय सिरप पीने से 18 बच्चों की हलाकत हुई है। उज़्बेकिस्तान की वजारत सेहत ने इस बात की तस्दीक की है कि जो भारतीय खांसी की दवा बच्चों को दी गई उसमें वही जहरीला केमिकल पाया गया है जो गैम्बिया में बच्चों की मौत का सबब बना था। हुक्काम ने उज़्बेकिस्तान की तमाम फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर से भारतीय कंपनी का बना हुआ सिरप फौरी तौर पर हटा दिया है। नाज़रीन, दुनिया भर में तैयार होने वाली अद्वियात का 1/3 इंडिया में तैयार होता है। इंडिया में अद्वियात बनाने की सनत इंतहाई तेजी से फैल भी रही है, लेकिन हालिया महीनों में पहले गैम्बिया में 70 बच्चों की अमवात ने भारतीय दवा साज कंपनियों का पोल खोला, तो उसके बाद नेपाल ने भी 16 भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर आलमी इदारे सेहत के ज़ाब्ते फॉलो न करने पर पाबंदी आयद कर दी। अब उज़्बेकिस्तान से बच्चों के अमवात के बाद एक और भारतीय कंपनी की दवा से बच्चों की मौत पर भारतीय हुकूमत पर सवालात उठ रहे हैं। दूसरे ममालिक भेजने से पहले जांच पड़ताल क्यों नहीं की जा रही है? लोगों की जिंदगियां खतरे में क्यों डाली जा रही हैं? भारतीय हुकूमत के पास इन तमाम सवालात के जवाबात नहीं हैं। गैम्बिया के मामले पर सबूतों के बावजूद भारतीय हुकूमत ने हठधर्मी दिखाई थी और अपना या उस कंपनी का कसूर मानने से साफ इनकार कर दिया था जिसने ये दवा बनाई थी। लेकिन अब उज़्बेकिस्तान के मामले पर एक बार फिर भारतीय हुकाम ने तहकीकात शुरू करने का दावा तो किया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार भी भारत अपना कसूर मानेगा या पहले की तरह आलमी इदारे सेहत को ही झूठा करार देगा? भारत के बने खांसी के सिरप बच्चों की जिंदगियों के लिए खतरे का बायस क्यों है? ऐसी खतरनाक दवाओं का मेयार चेक क्यों नहीं किया जा रहा और भारत के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? इस पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट है। पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर गेस्ट से इसी पर बात करेंगे। गैम्बिया के बाद उज़्बेकिस्तान में भी भारतीय दवाएं बच्चों के लिए जानलेवा साबित हुईं। भारत की तैयार करदा खांसी का सिरप पीने से 18 बच्चे जाँ बहक हो गए। मुल्की वजारत सेहत के मुताबिक इन बच्चों को डोक-1 मैक्स नामी खांसी का सिरप दिया गया था, जिसे एक भारतीय कंपनी तैयार करती है। बच्चों की अमवात सामने आने के बाद मज़कूरा सिरप का लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया तो मालूम हुआ कि इसमें एथिलीन ग्लाइकोल की अच्छी खासी मिकदार मौजूद है, जो एक जहरीला मादा है। ये भी इंकशाफ किया गया कि ये दवा घर पर बगैर डॉक्टर के नुस्खे के बच्चों को या तो उनके वालिदैन की तरफ से या फिर फार्मासिस्ट के मशवरे पर दिया गया था, जिसकी खुराक बच्चों के लिए मुतय्यन मेयारी खुराक से ज्यादा थी। उज़्बेकिस्तान की वजारत सेहत की तहकीकात के मुताबिक अस्पताल में दाखिल होने से पहले बच्चों ने 2 रोज से 7 रोज के दरमियान घर पर ही दिन में 3 से 4 बार इस दवा की खुराक इस्तेमाल की। 18 बच्चों की अमवात के बाद उज़्बेकिस्तान के तमाम फार्मेसियों को हुक्म दिया गया है कि वो डोक-1 मैक्स नामी दवा के सिरप और इसकी गोलियों को फौरी तौर पर मेडिकल स्टोर से हटा दें। बयान में ये भी कहा गया कि वक्त पर सूरत हाल का तज्जिया करने और इक़दामात करने में नाकाम रहने की वजह से 7 मुतल्लिका सरकारी मुलाजमीन को भी बरतरफ किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकाम ने भी इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और नवीडा में वाक़े दवा साज कंपनी में इस खांसी की दवा की तैयारी को भी रोक दिया गया है। हुकाम के मुताबिक जब तक इस दवा के तमाम नमूनों की जांच नहीं हो जाती, उस वक्त तक दवा साजी पर पाबंदी लगी रहेगी। रवां बरस ये दूसरा मौका है जब भारत में तैयार करदा खांसी के शरबत के बारे में इस तरह की रिपोर्ट सामने आई हो। गुज़िश्ता सितंबर में आलमी इदारे सेहत ने अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया में गुर्दे में जख्म की वजह से 70 बच्चों की मौत का ताल्लुक ऐसे 4 सिरप से बताया था जो भारत की एक दवा साज कंपनी खांसी और सर्दी के इलाज के लिए तैयार करती है। आलमी इदारे सेहत ने इस हवाले से भारत में तैयार की गई 4 दवाओं के लिए अलर्ट भी जारी किया था और रेगुलेटर्स को ताकीद की थी कि वो भारतीय दवा साज कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल की जानिब से तैयार की गई 4 अद्वियात को मार्केट से फौरी तौर पर हटा दें। इस अलर्ट में कहा गया था कि ऐसी दवाओं की शनाख्त सिर्फ गैम्बिया में हुई है, लेकिन हो सकता है कि गैर रस्मी तरीकों से ये दवाएं दीगर ममालिक में भी पहुंचा दी गई हों। गुज़िश्ता हफ्ते नेपाल ने भी भारत की 16 दवासाज कंपनियों की अद्वियात दरामद करने पर रोक लगा दी थी। खटमंडू हुकूमत का कहना है कि आलमी इदारे सेहत के मुकर्रर करदा ज़ाब्तों पर अमल न करने की वजह से इन कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई है।
बिल्कुल जी, भारतीय दवाओं से बच्चों की हलाकतों का सिलसिला रुक नहीं पा रहा है। पहले जैसा कि मैंने आपसे अभी जिक्र भी किया कि गैम्बिया में सैकड़ों बच्चे हलाक हुए थे और अब ये तमाम सूरत हाल कुछ इसी से मिलती जुलती सूरत हाल इनफैक्ट उज़्बेकिस्तान में भी हो रही है, क्योंकि भारतीय कंपनी का तैयार करदा ये जो खांसी का सिरप था, इसके पीने से अब तक की इत्तलात के मुताबिक 18 बच्चों की हलाकत हो चुकी है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं जिनकी तबीयत नासाज बताई जाती है। अच्छा, उज़्बेकिस्तान की जो वजारत सेहत है उसने अब इस बात की तस्दीक भी कर दी है बाकायदा तौर पर, क्योंकि पहले ये शक किया जा रहा था, ये शुबा जाहिर किया जा रहा था, क्योंकि इन तमाम बच्चों ने जिनकी डेथ्स हुई हैं उन्होंने इसी कंपनी का तैयार करदा सिरप पिया था, जिसकी वजह से गैम्बिया के अंदर हलाकतें हुई थी। तो ये शुबा जाहिर किया जा रहा था कि शायद ये बच्चे जो हैं इनकी अमवात भी इसीलिए हो रही हैं क्योंकि ये सिरप पी रहे हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि बाकायदा उज़्बेकिस्तान की जो वजारत सेहत है उसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो भारतीय खांसी की दवा बच्चों को दी गई थी इसमें वही जहरीला केमिकल पाया गया है जो गैम्बिया में बच्चों की मौत का सबब बना था। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि गैम्बिया का वाक़या कोई आज नहीं हुआ है, इस वाक़े को तकरीबन 1.5 माह का अरसा गुजर चुका है। उसके बाद हम ये देख रहे थे कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये जो सिरप भेजा जा रहा था, भारतीय हुकाम का कहना ये था कि इसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया गया है, इसके अंदर कोई जहरीले केमिकल्स, कोई जहरीला मवाद मौजूद नहीं है जिससे बच्चों की डेथ्स हुई हो। हमने यानी भारत का कहना ये था कि उन्होंने अपने तौर पर तहकीकात कराई हैं और उस तहकीकात में ये बात सामने आई है कि कहीं पर कोई ऐसा मवाद इन सिरप्स के अंदर मौजूद नहीं था जिसकी वजह से इन बच्चों की अमवात हुई हो। इन बच्चों की मौत की वजह कोई और है। लेकिन अब आप देखिए कि उज़्बेकिस्तान में जब यही इसी कंपनी का सिरप पीने से बच्चों की अमवात होती है, वहाँ की जो वजारत सेहत है, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ के जो माहिरीन हैं, जब वो तहकीकात करते हैं अपने तौर पर तो उन्हें ये मालूम पड़ता है कि इन बच्चों की जो मौत है ये भारतीय कंपनी की बनाई गया जो सिरप है खांसी का उसके इस्तेमाल की वजह से हुई है। लेकिन अभी भी हमें ये लगता है कि भारत जो है वो उसी हठधर्मी का मुजाहरा करेगा जो उसने गैम्बिया वाले वाक़ये के बाद किया था। कहा यह गया था भारत की जानिब से कि जी हमने अपने तौर पर तहकीकात की है, भारत के अंदर इस दवा को चेक किया गया है, लेबॉर्ट्री टेस्ट किया गया है, इसमें कोई ऐसे मवाद नहीं है, इसलिए हम इस कंपनी को इसी तरह से काम जारी रखने का कहेंगे, हम इस कंपनी को काम करने से नहीं रोक सकते। और फिर हुआ क्या? हुआ ये कि उज़्बेकिस्तान में भी ये सिरप पहुंचता है, वहाँ भी ये बच्चे जो हैं इनके वालिदैन ये सिरप अपने बच्चों को पिलाते हैं खांसी को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए, और फिर इन बच्चों की मौत वाक़ई हो जाती है। एक अचंभे की बात ये भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है कि अब बच्चों की मौत इस तरह से एक दवा के इस्तेमाल करने से होना कोई छोटी बात नहीं है, कोई मामूली वाक़या नहीं है। और फिर जब किसी मुल्क की वजारत सेहत ये कह रही हो कि ये फ़लाँ सिरप फ़लाँ कंपनी के बनाए गए सिरप की वजह से हुए, तो उसके बाद तो फौरी तौर पर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। उस मुल्क से, वहाँ की वजारत सेहत से, वहाँ के आला हुकाम से बात की जानी चाहिए और उस कंपनी की अद्वियात बनाने का जो लाइसेंस है पहले तो फौरी तौर पर उसको मुअत्तल करना चाहिए और फिर उसके बाद ये देखा जाना चाहिए कि मज़ीद क्या इक़दाम लिए जा सकते हैं, क्या सज़ा हो सकती है या फर्दर क्या किया जा सकता है। लेकिन यहाँ हमें सारे का सारा मामला उल्टा दिखाई देता है। बहरहाल जी, इस खबर पर हमारे साथ हमारे तज्ज़ियाकार मौजूद होंगे। मेरे ख्याल में भी प्रोड्यूसर साहब से पूछ लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। गेस्ट से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गेस्ट से हमारा रब्ता हो नहीं पा रहा है। कहा मैंने आपसे ये था गेस्ट को हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फ़ोन लाइन पर ले सकें, उनसे बात कर सकें, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर। प्रोग्राम में अब मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है और जो हम आगे बढ़ रहे हैं आप जानते हैं कि ये जो साल है ये भी इख्तिताम पजीर हो रहा है। अब इनफैक्ट 2 रोज़ ही रह गए हैं इस साल के और उसके बाद हम नए साल में दाखिल हो रहे होंगे। लेकिन 2022 जो कि ख़त्म हो रहा है ये बहुत सारे हवालों से बहुत ज़्यादा यादगार है। आप जानते हैं कि 2022 के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की सरहदों पर कशीदगी के बहुत बड़े बड़े वाक़यात भी पेश आए हैं। लेकिन इन कशीदगी के वाक़यात में कितने लोगों की जानें गई हैं और इन कशीदगी के वाक़यात की वजूहात क्या चीज़ें बनी, ये हमने आज के ईयर एंडर पैकेज के अंदर शामिल की हैं, आपको दिखा रहे हैं। फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले का आगाज किया। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिली के मुताबिक इस जंग में अब तक 2 लाख अफराद हलाक या जख्मी हुए हैं, जिनमें 40,000 शहरी भी शामिल हैं। 89 लाख से ज्यादा यूक्रेनी अपना मुल्क छोड़ चुके हैं। 2022 में अमेरिका और चीन के दरमियान उस वक्त कशीदगी में इजाफा देखा गया जब चीन की वार्निंग के बावजूद अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने अगस्त में ताइवान का दौरा किया। 25 बरस बाद किसी भी अमेरिकी ओहदेदार के पहले दौरे पर चीन ने भरपूर मजम्मत करते हुए उसे ताइवान के मामले पर अमेरिका की जानिब से इत्तमाद की खिलाफवर्जी करार दिया।
शुमाली कोरिया ने अपने ऊपर आयद पाबंदियों को नजरअंदाज करते हुए रवां बरस अपने जौहरी हथियारों के मुसलसल तजर्बात का सिलसिला जारी रखा और इस साल मिसाइलों के 90 तजर्बात किए हैं और एक दिन में 30 मिसाइल टेस्ट करने का भी रिकॉर्ड बनाया है। इनमें बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक शामिल हैं। शुमाली कोरिया का दावा है कि उसके पास तवील रेंज तक मार करने वाले मिसाइल भी हैं जो अमेरिका में किसी भी मकाम को निशाना बना सकते हैं। शुमाली कोरिया के खतरे से तैयार रहने के लिए जापान और जनूबी कोरिया ने अमेरिका के साथ अगस्त में किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहने के लिए जंगी मशकें की। अक्टूबर में जनूबी कोरिया और अमेरिका ने दोबारा मुश्तरका बहरी मशकें भी की। वस्ती एशिया के दो हमसाया ममालिक आर्मीनिया और आजरबाईजान के दरमियान सितंबर में झड़पें हुई। दोनों हमसायों के दरमियान होने वाली ये 2 साल की बदतरीन झड़पें थीं, जिसमें दोनों जानिब से 150 से ज्यादा फौजी मारे गए। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर तनाजा के बायस आजरबाईजान और आर्मीनिया गुज़िश्ता 3 दहाइयों में 2 जंगें लड़ चुके हैं। नवंबर में किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान फायरबंदी के बावजूद खूनी झड़पें हुई। दोनों जानिब से इन झड़पों में 100 अफराद हलाक जबकि 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। सरहदी इलाकों से शहरियों को अपने घर बार और माल मवेशी छोड़कर महफूज मकाम पर मुंतकिल होना पड़ा। दोनों ममालिक के दरमियान बेशतर सरहदी मसाइल सोवियत दौर में ही पैदा हुए थे, जिनमें सालसी के लिए रूस हमेशा से किरदार अदा करता रहा है। अब भी सरहदी कशीदगी में कमी रूस की ही वजह से देखी गई। रवां साल तुर्की और शाम की सरहद पर भी कशीदगी का सिलसिला बढ़ता दिखाई दिया। इस्तांबुल के मशहूर सियाहती इलाके में नवंबर में होने वाले धमाके के दौरान 6 अफराद हलाक जबकि 18 जख्मी होने के जुर्म में शामी खातून को गिरफ्तार किया गया, जिस पर इल्जाम था कि खातून कुर्द अस्करियत पसंदों के लिए काम कर रही थीं। इसके बाद तुर्की ने शाम के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें मुताद्दिद दहशतगर्दों को हलाक जबकि शरनाक के इलाके में 2 गारों और 10 पनागाहों को तबाह करने का दावा किया गया। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने अमेरिका पर वाशिंगटन पर शुमाली शाम में कुर्द जंगजुओं को हथियार फराहम करने का इल्जाम लगाते हुए हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा भी किया। रवां साल यमन में मुतहारिब ग्रुपों में अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी के बाद 2 अप्रैल से 2 अक्टूबर तक जंग बंदी रही। इस अमन माहिदे की वजह से जंग ज़दा और कहत के खतरे से 2-4 लाखों यमनी शहरियों को थोड़ा सा रिलीफ मिला। 16 मई को यमन के सना हवाई अड्डे से 6 साल बाद पहली कमर्शियल परवाज 126 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई, जिसमें मरीज और उनके अहले खाना भी सवार थे। लेकिन 2 अक्टूबर को जंगबंदी की म्याद खत्म होने के बाद हौसी बागियों ने मुआहदे में तौसी से इनकार कर दिया, जिसके बाद से यमन की सूरत हाल से मुतालिक दुनिया भर में एक बार फिर तशवीश की लहर दौड़ गई। 8 साल पहले यमन में जंग शुरू होने से अब तक 3.5 लाख से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। 40 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और तकरीबन 2 करोड़ को खुराक की कमी का सामना है। यूरोपीय मुल्क सर्बिया और कोसोवो के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। दोनों में बढ़ती कशीदगी की वजह कोसोवो की जानिब से नवंबर में सर्बियाई लाइसेंस प्लेटों पर आयद पाबंदी बताया जा रहा है। सर्बिया में दिफाई हुकाम ने फौज को जंग के लिए मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म दिया है। नवंबर में भी इस वक्त हाई अलर्ट पर रखा गया था जब कोसोवो से ड्रोन्स मुबैना तौर पर सर्बिया के फिजाई हुदूद में दाखिल हो गए थे। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्बानवी कोसोवो ने 2008 में सर्बिया से आज़ादी का ऐलान कर दिया था, लेकिन बेलग्राद ने उसे कभी तस्लीम नहीं किया। इस पर बेलग्राद पर जमहूरिया कोसोवो के आईनी हुक्म के खिलाफ तमाम दस्तयाब जराए का इस्तेमाल करते हुए काम करने का इल्जाम लगाया। रवां साल दिसंबर में चीन और भारत के दरमियान सरहद पर कशीदगी का वाकया पेश आया। रियासत अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय फौजियों ने एक बार फिर चीन के साथ पंगा लिया, जो उन्हें महंगा पड़ गया। चीनी फौजियों ने भारतीयों की ऐसी दुर्गत बढ़ाई कि न सिर्फ उनकी अकल ठिकाने आ गई, बल्कि भारतीय फौजी अपनी पोजीशन से ही पीछे हट गए। साल का आगाज रूस यूक्रेन जंग से हुआ, तो वहीं साल के इख्तिताम का इस जंग का कोई हल नहीं निकल सका। यूक्रेन की सरहदों की हिफाजत के लिए जहां अमेरिका और नेटो इत्तेहादी मिलकर मदद कर रहे हैं, तो वहीं रूस ने कब्जा किए गए 4 यूक्रेनी इलाकों को अपने साथ जम करने का ऐलान किया। रूस इस जंग का जिम्मेदार अमेरिका समेत मगरबी ममालिक की रूस मुखालिफ पॉलिसियों को ठहराता आया है।
इस जंग की वजह से दुनिया भर में महंगाई, गुर्बत और बेघर अफराद की तादाद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कई गुना इजाफा हो चुका है। देखना यह है कि क्या आलमी बिरादरी 2023 में सालसी का किरदार अदा करते हुए इस जंग के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करती है या ये तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार करता है। एक ईयर एंडर हमने आपको दिखाया कि कहाँ कहाँ क्या मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके दरमियान कशीदगी क्यों हुई। अब हम कुछ बात करेंगे जी मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, जिससे आप जानते हैं कि 2022 में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाली तबाही का मामला भी उठाया। ये भी हमने 2022 के अंदर देखा। हुकूमत पाकिस्तान ही की काविशों से गरीब मुल्कों के लिए फ़ंड के क़याम की मंजूरी दी गई और 2022 के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाली तबाही पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट है, एक ईयर एंडर के तौर पर आपको दिखाएंगे। 2022 के दौरान पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले ममालिक में सर-ए-फहरिस्त रहा, जहां जून से सितंबर तक होने वाली बारिशों के बाद आने वाले सैलाबों से दूसरे ममालिक की निस्बत सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। इस कुदरती आफत की वजह से 1700 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान में तारीखी सैलाबों से 3 करोड़ से ज्यादा अफराद बेघर हुए, 5 लाख घर तबाह हुए, जबकि $40 बिलियन से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर होने वाले शहरियों के साथ यकजहती और हमदर्दी का इजहार करने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस भी सितंबर में पाकिस्तान का दौरा किया। सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करने के बाद तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों का जिम्मेदार करार देते हुए आलमी ताउन की अपील की। हुकूमत पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 81 करोड़ 60 लाख डॉलर फंड्स की अपील की गई। तारीखी सैलाबों से मुतासर होने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने दिन रात न सिर्फ सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए काम किया, बल्कि आलमी फोरम्स पर भी पाकिस्तानी अवाम का भरपूर मुकदमा पेश किया। 70 billion rupees or almost $300 million from our own pocket we are spending on this program. But at this point, the gap between our urgent needs and available resources is increasing by the day and amplified by the sheer unprecedented scale of this disaster. Our manpower and resources are totally overwhelmed and overstretched. The question to raise here is quite simple. Why are my people paying the price of such high global warming through no fault of ours? We have no contribution in this. Nature has unleashed her fury on Pakistan without looking at our carbon footprint, which is next to nothing. COP27 में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया को आगाह किया कि कार्बन गैसों के अखराज में 1% से भी कम हिस्सा होने के बावजूद हमारा मुल्क मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी ममालिक पर जोर दिया कि सैलाब से होने वाले नुकसानात को पूरा करने का मामला COP27 के बुनियादी एजेंडे का हिस्सा बनाना होगा। Damage and loss has exceeded $30 billion. And this all happened despite our very low carbon footprints, and yet we became a victim of something with which we had nothing to do. And of course, it was a man-made disaster. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग लाईं और नवंबर में होने वाली COP27 कॉन्फ्रेंस में 30 साल में पहली बार मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में कुदरती आफात का शिकार होने वाले गरीब मुल्कों की मदद के लिए फंड न सिर्फ एजेंडे में शामिल हुआ, बल्कि इस फंड के क़याम की मंजूरी भी दे दी गई है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक का जायजा लें तो फरवरी 2022 के आखिरी दिनों में ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाली बारिशें मार्च में शिद्दत इख्तियार करती दिखाई दी। मार्च के पहले हफ्ते जनूबी क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में एक साल में पड़ने वाली बारिश एक हफ्ते के दौरान रिकॉर्ड की गई। हजारों घर खाली कराए गए। अप्रैल में एक बार फिर बारिशों से मशरकी साहिल पर सैलाबी सूरत हाल देखी गई।
जुलाई और अक्टूबर में सिडनी समेत मुजाफाती इलाकों में रिकॉर्ड बारिशों ने हजारों घरों को मुतासिर किया। सैलाबी सूरत हाल से ऑस्ट्रेलिया में रवां साल 2 दर्जन से ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई। सैलाबी सूरत हाल से ऑस्ट्रेलिया में रवां साल 2 दर्जन से ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई, जबकि कई अरब डॉलर का नुकसान हुआ। बांग्लादेश में मॉनसून सीजन का आगाज वक्त से पहले हुआ। शदीद बारिशों से आने वाले सैलाब से 68 अफराद जान से गए। घरों की तबाही के साथ साथ सैलाब से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। भारत में बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वाकयात में 125 हलाकतें हुई। लाखों अफराद घर तबाह होने के बायस बेघर हो गए। सैलाब से $7 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। चीन के वसी इलाकों में शदीद बारिशों और सैलाब से 50 के करीब हलाकतें रिपोर्ट हुई। हजारों अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। दूसरी तरफ चीन में कई अशरों बाद बड़े पैमाने पर खुश्कसाली भी रिकॉर्ड की गई। खुश्कसाली की वजह से 66 चीनी दरिया सूख गए। मुल्क की मईशत को 6.9 अरब पाउंड का नुकसान हुआ। अफगानिस्तान के मशरकी और वस्ती सूबों में मई और अगस्त में होने वाली बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने गांव के गांव सफा हस्ती से मिटा दिए। लैंडस्लाइडिंग के भी वाकयात रिपोर्ट हुए। रवां साल 200 से ज्यादा अफराद हलाक, जबकि 250 अफराद जख्मी हुए। फिलिपाइन में क्रिसमस के रोज सैलाब ने तकरीबन 40,000 अफराद को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस मुल्क में 13 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई। हर साल औसतन 20 कुदरती आफात का शिकार होने वाला ये मुल्क मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में से एक है। रवां साल अप्रैल, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर में शदीद बारिशों के बाद सैलाबों से कई सौ अफराद हलाक, जबकि मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। ब्राजील में रवां साल शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 240 अफराद हलाक हुए। फरवरी में कुदरती आफत से 140 और मई में 94 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि बड़े पैमाने पर अमेज़न जंगलात में दरख्त की कटाई से मुल्क में खुश्कसाली भी देखी गई। ब्राजील में खुश्कसाली से $4 अरब का नुकसान हुआ। अफ्रीकी ममालिक भी रवां साल के दौरान मौसमियाती तब्दीलियों की जद में रहे। जनूबी अफ्रीका में 340 से ज्यादा हलाकतें हुई। तारीख के बदतरीन आफात में से एक ने हजारों लोगों को बेघर किया। कांगो में तारीख के हलाकत खेज सैलाब में 141 अफराद हलाक हुए। सूडान में सैलाब से 150 से ज्यादा अफराद जान से गए। वस्ती अफ्रीकी मुल्क चाड में रवां साल के दौरान 22 अफराद हलाक और 3,40,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। एक तरफ बारिशों ने तबाही मचाई तो वहीं मजबूरी तौर पर अफ्रीका का ज्यादातर हिस्सा खुश्कसाली का शिकार रहा। मशरकी अफ्रीका के ममालिक कीनिया, इथियोपिया और सोमालिया में सालाना बारिशें न होने से 15 लाख से ज्यादा अफराद खुराक और पानी की तलाश में अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। सितंबर में समुद्री तूफान फियोना से कैरिबियन और कनाडा में तबाही हुई, जिससे $3 अरब का नुकसान हुआ। इसी दौरान अमेरिका और क्यूबा से टकराने वाले समुद्री तूफान से 130 अफराद की हलाकतें हुई, 40 अफराद बेघर हुए, जबकि $100 अरब का नुकसान हुआ। दिसंबर में सर्द मौसम के आगाज के साथ ही अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफान ने शिद्दत पकड़ ली। दोनों ममालिक में तूफान से 74 अफराद जान से गए। फरवरी में यूनिस नामी तूफान जर्मनी, बेल्जियम, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, पोलैंड और बर्तानिया से टकराने से 16 अफराद जान से गए, जबकि इन ममालिक को $4.3 अरब का नुकसान पहुंचा। साल 2022 बर्तानिया और स्पेन की तारीख के गर्म तरीन साल रहे।